बिजनेस और इंजीनियरिंग के सभी छात्रों का आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का हमारा विषय सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार और प्रेरणादायक कहानी है। आज हम देखेंगे कि कैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रिसोर्सेज की भारी कमी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हम इस बात का बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष एजेंसियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। तो चलिए इस रणनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। इसरो की शुरुआत, बजट का कंपैरिजन, उनकी कमाल की फ्रूगल इंजीनियरिंग, हमारी डेली लाइफ में स्पेस टेक का रोल, उनकी कमर्शियल स्ट्रैटेजी और आखिर में उनके फ्यूचर मिशन। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहला भाग, शुरुआत, साइकिल से रॉकेट तक का सफर। जरा 1950 के दशक के उस दौर की कल्पना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक भयंकर स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त भारत की स्थिति बिल्कुल अलग थी। देश नया नया आज़ाद हुआ था और अर्थव्यवस्था काफ़ी संघर्ष कर रही थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 1963 में थुम्बा से लॉन्च हुए भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट के पुर्जों को एक साइकिल पर लादकर केरल के एक स्थानीय चर्च तक ले जाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में बेंगलुरु में एक ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह तक नहीं थी, तो उसे एक टॉयलेट के अंदर सेटअप किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जैसे कई महान वैज्ञानिकों के इसी समर्पण की बदौलत 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बजट की तुलना, इसरो बनाम नासा। जब भी हम नासा और इसरो की बात करते हैं तो बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात होती है उनके बिल्कुल अलग माइंडसेट की। नासा को इसलिए बनाया गया था ताकि वे ग्लोबल स्पेस रेस जीत सकें, अपना दबदबा दिखा सकें और मानव ज्ञान का विस्तार कर सकें। लेकिन इसरो, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने इसरो की नींव एक बहुत ही स्पष्ट और जमीनी लक्ष्य के साथ रखी थी। उनका विजन था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मौसम की सटीक जानकारी जुटाना और आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाना। और अगर बजट की बात करें तो ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ नासा का सालाना बजट लगभग $25 बिलियन के आसपास रहता है, वहीं इसरो का बजट सिर्फ $1.6 बिलियन है। सोचिए, इतने कम बजट के बावजूद इसरो जिस तरह की विशाल और जटिल अंतरिक्ष सफलताओं को हासिल कर रहा है, वो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। हॉलीवुड की एक स्पेस फिल्म आई थी, द मार्शियन। सिर्फ उस काल्पनिक फिल्म को बनाने में $108 मिलियन का खर्चा गया था। और दूसरी तरफ इसरो ने असल जिंदगी में अपना मंगलयान सिर्फ $74 मिलियन में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। मतलब एक फिक्शनल फिल्म बनाने की लागत से भी कम पैसे में इसरो ने मंगल ग्रह तक का सफर तय कर लिया। ये एफिशिएंसी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे हर बिजनेस एग्जीक्यूटिव को सीखना चाहिए। तीसरा भाग, फ्रूगल इंजीनियरिंग और फिजिक्स। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इतने कम बजट में ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है उनकी तकनीक, जिसे ग्रेविटी स्लिंगशॉट कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। जैसे आप एक धागे में गेंद बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, ठीक उसी तरह भारी और महंगे रॉकेट को सीधे मंगल या चांद की तरफ भेजने के बजाय इसरो अपने यान को पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगवाता है। गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके यान अपनी गति और ऊर्जा बढ़ाता है और फिर सही समय पर एक स्लिंग शॉट यानी गुलेल की तरह गहरे अंतरिक्ष की तरफ निकल जाता है। हाँ, इस तरीके में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे महंगे ईंधन की इतनी भारी बचत होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुख्य बात यह है कि रिसोर्सेज का इतना स्मार्ट मैनेजमेंट होता कैसे है? पहली बात, स्वदेशी तकनीक का विकास, ताकि बाहर के देशों पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी बात, इंजनों और पुर्जों को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारी भरकम और महंगे विकल्पों के बजाय भारतीय रेलवे जैसे सस्ते और सुरक्षित माध्यम का इस्तेमाल करना। और हाँ, यहाँ के कार्यबल यानी वर्कफोर्स का वेतन भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले लगभग 5वां हिस्सा होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ कम से कम खर्चे में बेहतरीन नतीजे निकल कर आते हैं। और इसरो ने सिर्फ पैसे ही नहीं बचाए हैं, बल्कि बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना भी किया है।
1990 के दशक में जब भारत को अपने भारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने थे तो विदेशी ताकतों ने हमें क्रायोजेनिक तकनीक देने से साफ मना कर दिया। ये एक ऐसा ब्लॉक था जो किसी भी स्पेस प्रोग्राम को रोक सकता था। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना खुद का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष के एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी अत्यधिक गर्मी और कंपा देने वाली ठंड से सैटेलाइट्स को बचाने के लिए खुद के हीट प्रोटेक्शन मटेरियल्स भी तैयार किए। चौथा भाग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्पेस टेक। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ चांद तारों तक जाना नहीं है, इसका सीधा असर हमारे और आपके डेली रूटीन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यानों में वजन कम रखने के लिए छोटे कैमरास की जरूरत थी। इसी जरूरत के चलते नासा ने सीमॉस इमेज सेंसर का आविष्कार किया। अगर ये सेंसर ना बनता तो आज हमारे स्मार्टफोन्स में इतने कमाल के कैमरे नहीं होते। इसी तरह नासा ने एयरक्राफ्ट की सीटों के लिए मेमोरी फोम और लंबे मिशन के लिए फ्रोजन फूड भी बनाया। वहीं दूसरी तरफ इसरो ने हमारा अपना स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है जो गजब की सटीक मैपिंग देता है। इसके अलावा इसरो ने क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक भी विकसित की है जिससे डेटा इतना सुरक्षित हो जाता है कि उसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। पांचवा भाग कमर्शियल स्ट्रैटेजी और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी। आज के समय में इसरो केवल एक रिसर्च संस्था नहीं रह गया है, यह ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का एक बेहद ताकतवर खिलाड़ी बन चुका है। इसरो तेजी से अपने PSLV रॉकेट्स को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ रहा है। दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स को किफ़ायती दामों पर अंतरिक्ष में भेजना इनकी एक बहुत बड़ी खासियत बन गई है। आपको याद होगा, एक ही रॉकेट से एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसरो के ही नाम है। इस किफ़ायती और भरोसेमंद लॉन्चिंग क्षमता के कारण छोटे छोटे देशों और कंपनियों को भी स्पेस एक्सेस मिल रहा है और इसके जरिए भारत के कूटनीतिक रिश्ते पूरी दुनिया में काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसरो ने अब तक 393 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे सीधे तौर पर $143 मिलियन की शानदार कमाई हुई है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये परसेप्शन में आए एक बड़े बदलाव की कहानी है। एक वक्त था जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत की स्पेस क्षमताओं का मजाक उड़ाता था, और आज अपनी इसी हाई सक्सेस रेट और सस्ती सेवाओं के चलते पूरी दुनिया भारत का सम्मान एक स्पेस सुपर पावर के रूप में कर रही है। छठा भाग भविष्य के डीप स्पेस मिशन। तो अब तक जो हुआ वो तो शानदार था ही, लेकिन भविष्य इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इस दशक के अंत तक हम कई बड़े मिशन देखने वाले हैं। सबसे पहले है गगनयान मिशन, जो 2026 के लिए प्लान किया गया है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। फिर 2027-28 के आसपास शुक्रयान मिशन लॉन्च होगा, जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 4 की तैयारी भी चल रही है, जिसका काम चांद से मिट्टी के सैंपल वापस धरती पर लाना है। और हाँ, नासा के साथ मिलकर निसार यानी NISAR नाम का एक जॉइंट रडार इमेजिंग प्रोजेक्ट भी 2025-26 तक लॉन्च होने वाला है। ये मिशन ग्लोबल स्पेस रिसर्च की हमारी समझ को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएंगे। जैसे जैसे पूरी दुनिया में स्पेस लॉन्च प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसरो की ये फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कम लागत में बेहतरीन नतीजे देने वाली रणनीति आने वाले 100 सालों के ग्लोबल मार्केट कंपटीशन का स्टैंडर्ड सेट करेगी? जहां पूरी दुनिया अरबों डॉलर्स खर्च कर रही है, वहीं क्या ये किफ़ायती और एफिशिएंट मॉडल ही भविष्य की स्पेस अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा? एक बिजनेस लीडर और स्टूडेंट होने के नाते ये वो सवाल हैं जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।